आइए नेक्स्ट पर। अ रिसर्चर शुड यूज लार्ज सैंपल साइज। एक शोधकर्ता को प्रतिदर्श का बहुत बड़ा साइज यूज करना चाहिए। ठीक है, कब, किस किस सिचुएशन में? अच्छा, कई सिचुएशन दे रखी है, आपको छांटनी है। देयर आर मेनी वेरिएबल्स टू स्टडी। अगर आपने बहुत सारे चर ले लिए हो, ठीक है, आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और फिर आप दो इंडिपेंडेंट का भी असर देख रहे हैं तीन डिपेंडेंट पर, और इन रिलेशन टू एक और वेरिएबल है। ठीक, तो भाई इस परिस्थिति में भी आपको सैंपल ज्यादा चाहिए अगर अनेक चर होंगे। ध्यान रखेंगे, द सैंपल इज हेट्रोजीनियस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी। हमेशा आपको बताया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, समझ लीजिए एक बार। हेट्रोजीनियस होगा मतलब विषम जाति होगा, भांति भांति के लोग होंगे, तो हमें तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। तो जब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए होता है तो हमें हेट्रोजीनियस में ज्यादा चाहिए होगा सैंपल। होमोजीनियस में कम से भी काम चल जाएगा। जब हम चावल पकाते हैं या कुछ भी पकाते हैं, ठीक, जब हम नमक चेक करते हैं तो वो होमोजीनियस है ना। ऐसा थोड़ी कि आधे में नमक ज्यादा होगा आधे में नमक बहुत ज्यादा, या पिज्जा की तरह काट दोगे उसको और उसमें हर एक उसके मतलब टुकड़े में ज्यादा नमक होगा, ऐसा नहीं होता ना। वहां तो हम इस क्वेश्चन में बेटा करेक्शन कर लीजिए, इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, मीन के ऊपर असर पड़ेगा, मीन में प्लस होगा, ध्यान रखें। आंसर एसडी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, सिग्मा के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आंसर हमारा मीन के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस हो गया तो मीन जाहिर सी बात है बढ़ेगा, एसडी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन एसडी, बट मीन में प्लस या माइनस होगा। हाँ सही है, यू आर राइट। हेट्रोजीनियस में भी हमको चाहिए बेटा सैंपल ज्यादा। रिलायबल मेजर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर अनअवेलेबल, कि भाई अगर जो आपके रिलायबल मेजर्स हैं, विश्वसनीय मापक ही उपलब्ध ना हो, विश्वसनीय मापक उपलब्ध ना हो, क्या मतलब हुआ इसका? रिलायबल मेजर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर अनअवेलेबल, जिसके ऊपर आप, ठीक, जिसके ऊपर आपको प्रभाव देखना है, और जो सैंपल साइज आपने लिया है, सपोज करिए आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी अगर है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में दोनों ग्रुप में 80-80 का भी 160 का सैंपल भी बहुत बड़ा सैंपल माना जाता है। लोग तो 40-40 के समूह पर भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर देते हैं। लेकिन अगर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, उसके रिलायबल मेजर नहीं आ पा रहे, तो भी आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको कितना, अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आपको कितना सैंपल रखना चाहिए, 900 समथिंग। ठीक है, किसी भी तरीके का सैंपल अगर आपका है, तो हर एक स्टडी के हिसाब से आपका सैंपल साइज डिजाइन के हिसाब से डेवलप होगा। अंडरस्टूड? तो ये भी करेक्ट है। चौथा देख लेते हैं, देयर आर इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो। वित्तीय संसाधन इसमें मैटर नहीं करते हैं भाई। वित्तीय संसाधन ज्यादा होंगे तो क्या हम स्टडी में क्या सेंसस सर्वे थोड़ी ले लेंगे कि सारी पॉपुलेशन को ही हम सैंपल मान लेंगे अपना। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डन है भाई। हाँ जी, फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी का ओरिजिन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। फिनोमिनोलॉजी का ओरिजिन किस विषय से है? एंथ्रोपोलॉजी से है, सोशियोलॉजी से है, फिलोसफी से है? फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी। एग्जिस्टेंशियलिज्म ध्यान है आपको, अस्तित्ववाद, मार्टिन हेडेगर, ठीक, जीन पॉल सार्त्रे, एडमंड हर्सल। फिनोमिनोलॉजी लेटेस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे लेटेस्ट, ठीक है, अब तो और भी बहुत आ गई है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिनोमिनोलॉजी को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। फिनोमिनोलॉजी के आधार पर आपकी पोस्ट मॉडर्निस्ट जितनी भी फिलॉसफीज हैं,
ठीक है, वो फिनोमिनोलॉजिकल इंक्वायरी पर आधारित है, हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ फिनोमिनोलॉजी। ठीक, ये फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन स्टार्ट हुई फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जिसमें एडमंड हर्सल का नाम सबसे ज्यादा आता है लिटरेचर अगर हम चेक करते हैं बेटे। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा फिलॉसफी, दर्शन। अच्छा सवाल है। यू आर शॉक्ड टू हियर दैट टू ऑफ योर को वर्कर्स हु सीमिंगली हेटेड वन अनदर आर नाउ गेटिंग मैरिड। बहुत अच्छी बात है भाई। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस देयर प्रायर बिहेवियर। उनका जो पूर्ववर्ती व्यवहार था, कौन सी प्रतिरक्षा युक्ति उसे स्पष्ट करती है? बताएं जरा, कौन सा रक्षा तंत्र है? सबकॉन्शियसली ब्लॉकिंग द आइडिया और इम्पल्स दैट आर अनडिजायरेबल। जो अनडिजायरेबल इम्पल्स है उसको आप सबकॉन्शियसली ब्लॉक कर रहे हैं। इस परिस्थिति में देयर इज नो रिकलेक्शन ऑफ देयर पास्ट मेमोरीज विच वर ट्रॉमेटिक। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर प्रायर बिहेवियर। आप इस बात को सुनकर सन्न हैं कि आपके दो सहकर्मी एक दूसरे से नफरत करते प्रतीत होते थे, अब विवाह कर रहे हैं आपस में। फ्रॉइड के अनुसार कौन सी प्रतिरक्षा उनके पूर्ववर्ती व्यवहार को स्पष्ट करती है? अब ध्यान से सुनो जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसकी, फिर उत्तर बताना। रिएक्शन फॉर्मेशन आंसर नहीं है इसका। दिस डिफेंस मैकेनिज्म मे बी प्रेजेंट इन एनी पर्सन हु हैज नो रिकलेक्शन ऑफ ए ट्रॉमेटिक इवेंट, बशर्ते वो उस समय कितनी ही चेतनावस्था में थे जब ये इवेंट अकर हो रहा था। इवन दो दे वर कॉन्शियस एंड अवेयर ड्यूरिंग द इवेंट, सबकॉन्शियसली, अब मैं फिर से आपको हिंट दे रहा हूं, सबकॉन्शियसली ब्लॉकिंग द आइडिया और इंपल्स दैट आर अनडिजायरेबल। सबकॉन्शियसली ब्लॉक कर देना रिप्रेशन है भाई, रिप्रेशन। प्रोजेक्शन तो हम मतारोपण करते हैं किसी और के ऊपर। ठीक है, रिवीजन का टाइम आ गया भाई। और डिफेंस मैकेनिज्म ढंग से रिवाइज कर लो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। यू आर ए टीचर इन ए सेकेंडरी स्कूल एंड यू फाइंड योर स्टूडेंट्स आर वेरी क्रिएटिव। हाउ वुड यू स्टडी द लिंक बिटवीन देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड देयर एकेडमिक अचीवमेंट? कौन सी स्टडी करोगे, किस टाइप की स्टडी करोगे इसमें? प्रिंस, बहुत तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है। दो हमारे पास वेरिएबल हैं श्रीमान जी, यहां पर उनकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन और उनका एकेडमिक अचीवमेंट। एक टूल हम क्रिएटिविटी का लगाएंगे या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का लगाएंगे बेटा, और एक टूल हम उनका अचीवमेंट जिस भी विषय में देख रहे हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में हम कोरिलेशन चेक करेंगे। अगर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे हाँ भाई दोनों का आपस में संबंध है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव निकलेगा, समझ में आ गई चीज, और ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों वेरिएबल्स को एज इट इज पढ़ रहे हैं, एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, ठीक है। कॉजल कंपैरेटिव नहीं होगा, सेमी प्रोजेक्टिव नहीं होगा, कोरिलेशनल रिसर्च होगा। ठीक, डन है भाई। नेक्स्ट पर आ जाइए। सांख्य दर्शन में इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री गुण क्या बोलते हैं? तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसको क्या कहा जाता है? तीनों गुणों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री गुण, उसे हम प्रकृति बोलते हैं, तन्मात्रा बोलते हैं, महत बोलते हैं। ठीक, सत रज तम तीनों बैलेंस में, इक्विलिब्रियम मतलब प्रकृति। ठीक, क्लियर है? ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है यही स्पिरिचुअल ग्रोथ और रियलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है। हमारे अपने अंदर भी सत रज और तम
अगर इक्विलिब्रियम में रहें तो भाई ना तो मेंटल हेल्थ की दिक्कत हो ना फिजिकल हेल्थ की दिक्कत हो, समझ रहे हो? वही चीज इस पे लागू है। चले नेक्स्ट पर चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी? जैन दर्शन में अपरोक्ष ज्ञान किसको कहा जाता है? परसेप्चुअल नॉलेज को, इन्फ्रेंशियल नॉलेज को, नॉलेज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, या क्लेयरवायंस, अतीन्द्रिय ज्ञान? जी, जैन फिलोसफी, ट्रू नॉलेज या कैवल्य ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, जो लिबरेटेड सोल्स की स्टेट में पहुंच करके ज्ञान मिलता है। इनफाइनाइट नॉलेज है, डायरेक्ट नॉलेज है, और जैन फिलोसफी ये बोलती है कि भाई संदर्भ पर आधारित है। बहुत बढ़िया। In terms of Buddhist philosophy, which of the following is contributive to right knowledge? सम्यक प्रज्ञा। सम्यक प्रज्ञा करके कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर हम राइट, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, प्रज्ञा का मतलब क्या है? हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज, राइट, जो कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर है, इंट्यूटिव लर्निंग है बेसिकली, एक्सपीरियंशियल, डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल इंसाइट है, इसीलिए इंट्यूटिव लर्निंग बोलते हैं उसको। डीप मेडिटेशन, डायरेक्ट रियलाइजेशन, डीप कंटेम्पलेशन से जो प्राप्त होती है। तो क्या हो गया? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ध्यान रखिएगा, इस पर भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ के तो दोनों ही जाते हैं ना, ठीक है, लेकिन पेपर में गड़बड़ हो जाती है। अ टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ ए कोर्स कंटेंट, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी विल मेन? देखिए कौन सी यहां पर बात आ रही है, जब भी हम नेचर ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो क्या सही ज्ञान है उसकी भी बात करेंगे, क्या सही रास्ते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो भाई रास्ते की तो बात हो रही है, कौन सा मेथड होगा? एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है, ठीक है, ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है। नेक्स्ट पर आइए। द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। किसके द्वारा यह कथन कहा? मतलब कौन सा वाद है जो इसकी बात करता है? रिकंस्ट्रक्शनिज्म, पुनर्रचनावाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, पेरिनियलिज्म? बताइए। कल्चरल फोर्सेस के द्वारा, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित हो रहा है। बहुत बढ़िया, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, पुनर्रचनावाद। ये जो है ना बेसिकली रिकंस्ट्रक्शनिज्म, पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, ठीक है, एसेंशियलिज्म भी है एक, प्रोग्रेसिविज्म भी है, ये चारों पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी के पार्ट हैं। रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इसका नाम ही क्या बता रहा है? मतलब वो अप्रोच होनी चाहिए हमारी एजुकेशन को लेकर के जहां इंपॉर्टेंस मिले सोशल चेंज को, क्रिटिकल थिंकिंग को, बच्चे के एक्टिव पार्टिसिपेशन को। द फोकस ऑफ कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी पे बहुत मैंने तुमको सवाल कराए, पिछले पूरी यूनिट कराई है तुम्हारी, ठीक है। अब इन क्लासिकल अप्रोच हैज बीन ऑन, क्या किस चीज के ऊपर फोकस रहेगा इसका? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है और क्लासिकल अप्रोच की बात करी जा रही है, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, रिसोर्सेज एंड सोशल नेटवर्क्स, ये फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, यहां भी फंक्शनलिज्म की बात हो रही है। पॉलिटिकल फ्रीडम एकदम अलग है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए तीन चीजें हैं हमारे पास, ध्यान रखें। एजुकेशनल प्रैक्टिस वाइड ऑफ ड्रीम्स, डिसेंट एंड इज न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिंग। नाउ इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए द फोकस ऑफ कंसर्न इन एजुकेशन शुड बी ऑन, किसके ऊपर फोकस होना चाहिए शिक्षा में, किस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? डेवलपिंग न्यूट्रलिटी, प्रमोटिंग। पहले आप पढ़ो इसको, ये समझने वाला सवाल है बेटा। ये तीनों शब्द इज न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिंग, लेकिन फिर भी ये तीनों शब्द लर्नर की पर्सनल नीड्स, उसकी पर्सनल चॉइसेस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई? इंश्योरिंग डीपर पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स
इस स्टेटमेंट को फोकस ऑफ कंसर्न इन एजुकेशन शुड बी, शिक्षा का किस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए? जो टीचर टीचिंग को इंपॉर्टेंस ना देकर के बाकी सब चीजों को इंपॉर्टेंस देगा, समझ लो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो इतनी मोटी चमड़ी का हो गया। डन है बेटा। महिला शिक्षा। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ एजुकेशन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड? आइडिया जी, कंत, सात्रे, अरस्तु या प्लेटो? मोस्ट टैलेंटेड आइडिया बेटे प्लेटो के साथ में जाता है, प्लेटो के साथ जाता है। ठीक है, ओके चलिए जी, यहां पर इंटरवेंशंस आ गई और यहां पर उनके टारगेट ग्रुप आ गए। ठीक है, करो इसको जरा ध्यान से समझ के करो। 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स, 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड स्टडी लीव, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। चलिए मैच करिए। 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स, 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, ए में 3। ठीक है जी। 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हैविंग 230 वर्किंग डेज, किस चीज की गाइडलाइन है ये माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल, प्री सर्विस ट्रेनिंग। आप देखो ना, सजेस्टेड इंटरवेंशंस, बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा। कोठारी कमीशन ने क्या कहा था टीचर एजुकेशन, ये उस समय की बात है। 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हैविंग 230 वर्किंग डेज। 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूट्स इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड स्टडी लीव, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड स्टडी लीव। कौन सा बचा है हमारे पास? सिर्फ सेकंड बचा है भाई। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। क्या हो गया आंसर? ए हो गया कि नहीं हो गया? राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाइए। अलग अलग कमीशंस दिए हुए हैं एजुकेशन के और सेट 2 में उनकी चीफ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ठीक है, हाँ जी, कमीशन और यहां पर है उसकी रिकमेंडेशन। बताओ, माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर उसके बाद है एजुकेशन कमीशन। तुम कोई सा एक पकड़ लो जो तुमको आता हो। ठीक है, एजुकेशन कमीशन 64 से 66 भी अगर तुमको मालूम है। ठीक है, 64 से 66। अब देखो, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, नोडल स्कूल, जहां पर वो करेंगे, क्या नाम है, इनोवेशन। बी में 1। अगर ये भी मालूम है ना, इससे भी आंसर आ सकता है भाई साहब। आंसर इसी से आ गया, आंसर इसी से आ गया। राइट, हाँ, नोडल स्कूल कुठारी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ए बी सी डी ई एफ जी तक हैं पूरे। प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मेकिंग ए पॉलिसी डिसीजन, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस रहेगा। 1 2। अब क्या रहेगा? इवैल्यूएशन। 3। आपके सिलेबस में सारे के सारे एज इट इज लिखे हुए इसी सीक्वेंस में। आंसर निकल पा रहा है इससे? क्या DFC आंसर निकल गया। मामला सिर्फ आंसर निकलने तक नहीं है, इनको सबको एक बार सीक्वेंस में लगा के पढ़िएगा। नेक्स्ट पर चलें। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जवाब दो भाई। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल थ्योरी? 2 थ्योरी आपने पढ़ी है, एक ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, एक सिग्नलिंग थ्योरी है। ठीक है, सिग्नलिंग थ्योरी और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी बात करती है कि आपका सीवी क्या सिग्नल देता है, डिग्रीज कितनी है, कितने सर्टिफिकेशंस कर रखे, कितने आपके पास में, कितने विशेषण हैं
बायोडेटा में लिखने के लिए। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आपकी कॉम्पिटेंसीज की बात करती है, आपकी स्किल्स की बात करती है। इट इज यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग बिहेवियर व्हेन टू पार्टीज हैव एक्सेस टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन। It is the aggregate stock of competencies, knowledge, social and personal attributes. It is education that raises wages simply because the education level is. It holds this. क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 65, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात हो रही है। भाई सिग्नल पे क्यों जा रहे हो? ये आंसर होना चाहिए बी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।